सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो ये है कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र के आंसर। सारे आंसर्स हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो आप चैनल में वीडियोस में जाके देखिएगा। सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सारे असाइनमेंट के। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ, ताकि हर एक छोटी मोटी अपडेट आपके बोर्ड के रिगार्डिंग जो सारी आती हैं, वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स, PDF, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके ज्वाइन करो, आपकी हेल्प होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया फर्म से कोई साझेदार कब नियुक्त हो सकता है, साझेदार की नियुक्ति का क्या प्रभाव होता है। तो सारी जो आंसर्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है, जिससे टीचर्स पे अच्छी इंप्रेशन पड़ते हैं। और यार ये जो बोर्ड से ये जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आराम से लिखिएगा और सही जगह से लिखिएगा। असाइनमेंट तो हर कोई डालता है, लेकिन अपने जो क्वेश्चन की गारंटी होता है वो कोई नहीं दे पाता, तो हम देते हैं अपने क्वेश्चन की गारंटी। आप लिखिएगा, अच्छे मार्क्स पाइएगा और आप अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें है वृद्धावस्था। इस अवस्था में कार्य करने व जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती, अतः कोई साझेदार उस अवस्था के कारण नियुक्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट है अस्वस्थता। कोई साझेदार जब लंबी बीमारी से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तीसरा है मतभेद होने के कारण साझेदारी में कभी सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद होता है और उसे फर्म के अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने में कठिनाई होती है, तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। और यही इसके 4th पॉइंट है, जो आप पे देख सकते हो। अन्य कार्य करने हेतु जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार में अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है, तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनेट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। और उसके के बाद इसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जो समस्याएं हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी है कि नए लाभ विभाजन अनुपात तथा प्राप्ति अनुपात को, संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। तीसरा है संचित लाभों एवं हानियों का बंटवारा करना। चौथा है ख्याति का मूल्यांकन। पांचवा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। और छठवा है अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को भुगतान करना। तो आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया नियुक्त या मिश्रित साझेदार को देय राशि के भुगतान में विभिन्न विधियां को समझाइए। तो जो विधियां हैं ये भी सारी पॉइंट टू पॉइंट है, आराम से लिखिएगा। नियुक्त साझी द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण। समानतः ये राशियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है गत चिट्ठे के अनुसार उनके पूंजी खाते का जमा शेष। दूसरा है संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण तिथि तत् पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन और अन्य कोई परिश्रमिक जिसके दिए जाने से व्यवस्था की गई हो। तीसरा है संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन लाभ यदि हो तो। चौथा है फर्म की ख्याति में हिस्सा। पांचवा है गत चिट्ठे से अवकाश ग्रहण तिथि तक का फर्म के लाभ का हिस्सा। छठवा है फर्म के सामान्य संचय कोष का यदि अविभाजित लाभ हो तो उसका हिस्सा। और सातवां है अन्य राशि को फर्म के प्राप्त की गई हो। यहाँ पे नियुक्त साझी द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशियों का निर्धारण समानता है। ये राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है गत चिट्ठानुसार उसके पूंजी खाते का नाम शेष यदि हो तो। दूसरा है उसके द्वारा समय समय पर किए जाने वाले आहरण तथा उसका ब्याज। तीसरा है संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन से होने वाली हानि होती तो उसका हिस्सा। और चौथा है अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म को यदि कोई हानि हो तो उसका हिस्सा। तो इस प्रकार आंसर्स हैं। तो अब चलते हैं तीसरे में, जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में भी होंगे। तो अब सीधा आंसर्स में चलते हैं। तो इसके आंसर्स आप देख सकते हो। पुराना अनुपात है 5:3:2 =10। नया अनुपात है 2:3 =5। लाभ अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो त्याग होगा रमेश का वो -1.10 होगा, और जो सुरेश का होगा वो 4.4/10 होगा लाभ। नरेश ख्याति के होगा 1,20,000 × 3/10 = 36,000। और वहीं रमेश का होगा 1,20,000 ×
1/10 इज इक्वल टू 12,000। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं 12,000। तो यहाँ पे आपको देखना है फिर सुरेश 1,20,000 इंटू 4 4/10 इज इक्वल टू 48,000। फिर जनरल प्रविष्टि आ जाता है, ये आपको बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 48,000 इन दोनों को समा एक विवरण होगा, एक विग राशि होगा, एक समा राशि होगा। तो इस प्रकार आंसर्स हैं। तो ये सारे आंसर्स इसके आराम से आप लिखिएगा। होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। अब आगे चलते हैं इसी में। तो फोर्थ क्वेश्चन है ABC क्रमशः 3:2:1 है अनुपात। तो 31 से उसका चिट्ठा निम्न करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिट्ठा 31। तो ये क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो, आराम से आप लिखिएगा। तो अब इसके आंसर्स हैं इस प्रकार कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप इसे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है हानि एवं कारण खाता। तो टू बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मैसनरी अकाउंट। तो ये ऐसी इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, लिखिएगा। आगे चलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो लाभ हुई है उसे बांटा गया है इस अनुपात में। ए है 300 इंटू 3/6 और बी है 300 इंटू 2/6 और सी है 300 इंटू 1/6। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो अपने। उसके बाद यहाँ पे विवरण हुआ है आभासा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टू रिजर्व अकाउंट, टू लोन अकाउंट, टू बैलेंस क्रेडिट। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, देखिएगा आप आराम से जूम करके स्टॉप करके। होप करता हूँ जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और हमारे साथ बन जाना।